इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। मंगलवार यानी आज पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर अभिवादन और स्वागत किया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का ये संगठन पर्व देश के कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कहा कि हमने कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा से काम करते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि आपको देखकर ही सीखा है, जो व्यक्ति खुद को लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला बना सकता है, वही बड़ा शख्स बन सकता है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया था, उस वक्त मैं राष्ट्रीय महासचिव था और मैंने सद्भावना मिशन कार्यक्रम के दौरान आपको प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हुए देखा था। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे
और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे, और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धीरेन्द्र के शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जिस दिन तिरंगे में चांद आया कोई हिंदू नहीं बचेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन तिरंगे में चांद आएगा उस दिन कोई हिंदू नहीं बचेगा। जातिवाद नहीं, देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान जो है वो विवादित हुआ है। हिंदू सम्मेलन में यह बड़ा बयान जो है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन तिरंगे में चांद आएगा उस दिन कोई हिंदू नहीं बचेगा। हिंदू सम्मेलन में यह बड़ा बयान जो है इस दौरान दिया गया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो धीरेन्द्र के शास्त्री का यह बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। जिस दिन तिरंगे में चांद आएगा कोई हिंदू नहीं बचेगा। जातिवाद नहीं, देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद कुंभा महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंदिर का वीडियो जिसने इसे तोड़ा हुआ दिखाया गया था, भ्रामक और राजनीतिक उद्देश्य से वायरल किया गया है। स्वामी जितेंद्रानंद ने बताया कि वीडियो को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे एआई द्वारा निर्मित वीडियो करार दिया और कहा कि राजनीतिक दलों के षड्यंत्रकारियों ने इसे फैलाकर भ्रम और हंगामा पैदा किया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इसी तरह का विरोध पहले विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हुआ था, जबकि कॉरिडोर बनने के बाद रोजगार के अवसर बढ़े। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वायरल वीडियो मामले में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं इस समय काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में स्थित कुंभा महादेव मंदिर में मैं खड़ा हूं, और ये वो मंदिर है जिसको एआई के द्वारा ये मंदिर तोड़ दिया गया, ऐसा जनरेट करके कुछ राजनीतिक दलों के षड्यंत्रकारियों ने इसके वीडियो को वायरल किया। घाटों का विस्तार होना चाहिए, और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी जब विस्तार हुआ उस समय भी 400 मकान हटाए गए। जिस तरीके के षड्यंत्र, मोटी मोटी पुस्तकें लिखी गई, उड़ता बनारस, प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री को औरंगजेब तक बताया गया। ऐसी परिस्थितियों में आज विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बनने के बाद अगर एक वर्ष में 17 करोड़ लोग काशी में आ रहे हैं, तो ये किसका रोजगार बढ़ा है, किन लोगों के लिए आस्था का विषय बढ़ा है। हम भी जानते 2200 वर्ग फुट का मंदिर आज 5 लाख वर्ग फुट में अगर विस्तारित है तो ये तो बनना था। और ऐसे ये घृणित राजनीति है कि आप किसी मंदिर को ये कह दें कि ये तोड़ दिया गया। यहाँ न बुलडोजर आ सकता, न कोई व्यक्ति तोड़ने आ सकता। ये कॉरिडोर में स्थित मंदिर है जिसे टूटा हुआ दिखाया गया है। यह ठीक पद्धति नहीं है राजनीति की। और धर्म क्षेत्र, जब आप धर्म को आधार बना करके राजनीति करते हैं तो वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए धर्माचार्यों को उतरना पड़ता है। इसी कारण मैं यहाँ आया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर में किन्नरों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद के बाद अब पुलिस ने बेहद सख्त और ऐतिहासिक कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने स्वयं वादी बनकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे इलाके का माहौल लगातार खराब हो रहा था। एक साथ बड़ी संख्या में किन्नरों के जेल पहुंचने से जिला कारागार प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं कार्रवाई के बाद कुछ तथाकथित किन्नर अपने ठिकानों से फरार बताए जा रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां किन्नरों के दो गुटों की दबंगई के मामले पर चला कानून का डंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अचलपुर में किन्नरों के दो गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया था। रविवार को नगर कोतवाली के कोतवाल सुभाष यादव मौके की सूचना पाकर अपनी टीम के साथ पहुंचे और साथ ही साथ कोतवाली देहात के यशो पुष्पराज सिंह और अंतु के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ भी पहुंचे। दोनों गुटों के किन्नरों को थाने नगर कोतवाली लाया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि यह मामला वर्चस्व को लेकर विवाद कई महीनों से चल रहा था, जिसको लेकर दो गुट कथित महामंडलेश्वर अंजलि किन्नर और मिश्वा किन्नर के बीच का यह मामला था, जिनमें पुलिस की तहरीर पर नगर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई करते हुए अंजलि किन्नर और मिश्वा किन्नर समेत 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ जनपद में ऐतिहासिक कार्रवाई रही है और यह कार्रवाई को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा के नेतृत्व में नगर कोतवाल सुभाष यादव की पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वाइस कैमरामैन आयुष के साथ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अहमदाबाद से है, जहां वटवा विस्तार में बंदर वट तालाब के पास अहमदाबाद महानगर पालिका यानी एएमसी ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस की भारी तैनाती और जेसीबी, हिताची जैसे मशीनों के साथ कार्रवाई में लगभग 400 मकान और ढांचे प्रभावित हुए। आपको बता दें, ये अभियान सरकारी और सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराने, शहर की सुंदरता बनाए रखने और व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस अभियान को सकारात्मक बताया, जबकि प्रभावित कुछ लोगों ने असंतोष भी जताया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सूरत से है, जहां एसओजी पुलिस ने गुजरात पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, 5 करोड़ रुपए की कीमत का प्रतिबंधित कोबरा सांप का जहर जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत एसओजी के पीआई एपी चौधरी को सूचना मिली थी कि एक गिरोह वडोदरा से कोबरा जहर तस्करी कर सूरत में बेचने के लिए ला रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पकड़े गए इस जहरीले पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा और नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। ब्लड प्रेशर, रक्त को जमने में रोकने वाली दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम पुलिस और 3 गोमांस तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, तस्कर अवैध तमंचों से लैस होकर पशुवध की फिराक में था। पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें तीनों तस्करों के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक और पशुवध के उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं तस्करों पर पहले से चोरी और गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 19 जनवरी को जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 27/26 के 3 अभियुक्त धनारा घाट की ओर मोटरसाइकिल से गोवध करने हेतु जा रहे हैं। उसी समय हरिपुर चौकी के पास पुलिया पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया।
जहां पर उन तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल से देखा गया। पुलिस को देखकर उनके द्वारा कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया गया, जहां उनकी मोटरसाइकिल गिरकर फिसल गई और वो भागने लगे। उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों अभियुक्त घायल हुए हैं। इन तीनों को CHC पूरनपुर एडमिट कराया गया है। इन तीनों के पास से 3 अवैध देसी कट्टे एवं पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां तिकुनिया जा रहे किसान नेता राकेश सिंह टिकैत जमीन पर रुक गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा, खाद की कालाबाजारी और धान खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के लिए किसानों का धान मंडियों में जो बेचा जा रहा है वो सही नहीं है। टिकैत ने किसानों को सलाह दी कि बढ़ती सोना चांदी के बजाय जमीन में निवेश करें, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और बेटा बेटियों को शादी में काम आएगी। तो धान घोटाला MSP से कम पे खरीद होती है, व्यापारी किसान के नाम पे MSP पे बेचता है, ये पूरे देश में घोटाला है। क्योंकि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। बड़े उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं, जो पूंजीवाद है वो लगा हुआ है। और पहले खरीद ठीक होती थी, लेकिन अब खरीद ठीक नहीं होती। किसान पे धान नहीं है और मंडी में धान लिखत पड़ा तो धान जा रहा किसान के नाम से। बिहार से, पूर्वांचल से धान आता है, यहाँ पे किसान के नाम पे बिकता है। 60% जो खरीद होती है वो अवैध खरीद होती है किसान के नाम पे। जो व्यापारी है उसमें पूर्ण रूप से लिखते हैं। और ये रामपुर से शुरुआत हुई थी, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और ये पूरा आपका सीतापुर जो तराई बेल्ट है, इसमें ये धान घोटाला बड़े स्तर पर होता है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बदोसराय थाने के दरोगा सुरेश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दरोगा ने मुकदमे में नाम बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी थी। वहीं लेन देन में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति खुर्शीद को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में सफदरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है और मामले की आगे की जांच लगातार जारी है। यह कार्रवाई आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर चलाई जा रही है। ये जो अवैध मजार के आड़ में इन लोगों ने 12-13 मजारे और अवैध मजार बना रखा था और ये कार्रवाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दावोस में WEF के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक निवेशकों के साथ अहम बैठकें की और यूपी के निवेश इकोसिस्टम की सराहना भी की। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने निवेशकों को धन्यवाद देते हुए राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया है। फाइनेंस, फार्मा, GCS, CEO और रियल एस्टेट में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। वहीं महिला सशक्तिकरण, कृषि और डेयरी में SHGS की भूमिका, बायो एनर्जी, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्सटाइल नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही आपको बता दें, 1% कम स्टाम्प ड्यूटी और समावेशी योजनाओं से विकास को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां मुजफ्फरनगर और शामली के 2 नौजवान पहलवान मोंटी मलिक और नवीन बालियान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें, पहलवानों ने स्मरण किया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें खेल पुरस्कार और यश भारती से सम्मानित किया गया था। अखिलेश यादव ने दोनों को शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान भी किया। इस अवसर पर सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दबंगों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए। वहीं आग लगाते हुए दबंगों का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। आपको बता दें, इस घटना के बाद आसपास के लोग जो हैं वो काफी भयभीत हो गए हैं और स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, सनाफ स्वर्गीय रणवीर सिंह भदौरिया, निवासी के 136, आवास विकास केशवपुरम, कल्याणपुर, थाना रावतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पास बजाज कंपनी का UP 78 GT 9414 ऑटो है, जिसमें 8 तारीख को रात 3:10 AM पर आग लग गई। मोहल्ले वासियों और सभी लोगों ने मिलकर आग को बुझाया। सूचना 112 नंबर पर दी गई। अधिकारियों ने आकर जांच पड़ताल की। तत्पश्चात 101 नंबर पर कॉल किया गया। अधिकारियों ने आकर मौके पर जांच की। उसके बाद मैंने थाने में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे ऑटो में आग लग गई, स्वतः लगी या असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दावोस में WEF के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल और वैश्विक निवेशकों के साथ अहम बैठक की गई। यूपी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निवेश अवसरों पर चर्चा की। औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार और CM सचिव अमित सिंह ने औद्योगिक नीति और निवेश माहौल पेश किया। विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह ने सस्टेनेबल एनर्जी योजनाओं पर जोर दिया। वहीं CEO विजय किरण आनंद ने निवेश सुविधाओं पर विस्तार से जानकारी दी। ड्रेफर्स समेत निवेशकों ने कपास, कॉफी, दाल मैन्युफैक्चरिंग में FDI और ग्लोबल सप्लाई चेन सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।